नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की स्थिति अभी सामान्य होने की कगार पर नहीं है। आए दिन बीएलए पाकिस्तान सेना का निशाना बन रही है। अब दरअसल बलूचों के बढ़ते हौसले पर लगाम लगाने की बजाय पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर भारत पर लगातार आरोप लगा रही हैं। खुद की नाकामियों को छिपाने के लिए आसिम मुनीर भारत पर बलूचिस्तान के समर्थन देने की बात कह रहे हैं। भारत के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में मुनीर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी देश में खूनी बगावत, बीएलए बना पाक के लिए आफत। पाकिस्तान में मुनीर का नया हथकंडा, भारत के खिलाफ चला रहा प्रोपेगेंडा। बलोच आर्मी का खूनी संग्राम, मुनीर का मिटेगा नामो निशान। कश्मीर पर दावा करने वाले पाकिस्तान से खुद मुल्क नहीं संभल रहा। हिंदुस्तान के साथ अदावत के बाद पाकिस्तान की सेहत बिगड़ती जा रही है। बॉर्डर पर भारत से पिछड़ने के बाद पाकिस्तान अब अपने घर में घिरता जा रहा है। और जब पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामले में फंसता है तो भारत का नाम सबसे पहले लेता है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर दिया है। आए दिन बलोच आर्मी पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रही है। हाल ही में बलोच आर्मी ने मेजर रैंक के 3 अधिकारियों को मारने का दावा किया था। बीएलए के बहाने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। मुनीर भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध करने का आरोप लगा रहे हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मुनीर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर बलूचिस्तान को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर लगातार हो रहे बीएलए के हमले से ध्यान भटकाने के लिए मुनीर ये बयान दे रहे हैं। अपनी सेना की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। देश के संकट से अपने आवाम का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ऊल जुलूल बातें कर रहे हैं। बॉर्डर पर भारत से पिछड़ने के बाद गहराते संकट को छुपाने के लिए मुनीर भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बीते कुछ समय से बलूचिस्तान में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन हो रहे हैं। वहां के लोग सड़कों पर हैं। बीएलए ने एक के बाद एक हमले से पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। मुनीर की मंशा भारत को खलनायक बताकर बलूचिस्तान की स्थिति से आवाम का ध्यान भटकाने की है। मुनीर फेल हो रही सेना की कमियों को छुपाना चाह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को बीएलए ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान का जर्रा जर्रा चीख रहा है, कराह रहा है, लेकिन वहां की सेना इस सबसे बेपरवाह है। वहां की हुकूमत बलूचिस्तान की अनदेखी कर रही है। जिस तरह पाकिस्तान वहां के लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, ऐसे में अब वहां के लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के साथ आर पार करने का मूड बना लिया है। मुनीर की मंशा भारत पर आरोप लगाकर आंदोलन की आग में सुलग रहे बलूचिस्तान के आंदोलन से ध्यान भटकाने की है। तारीख गवाह है कि जनता के आगे बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेके हैं। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश से बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। जिस तरह बलूचिस्तान में विरोध की आग भड़कती जा रही है, ऐसे में मुमकिन है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का एक और टुकड़ा दुनिया के नक्शे पर दस्तक दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देते हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। देवनाथ जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका न्यूज़ इंडिया पर। और ऐसे मसलों पर आपकी राय और आपका विश्लेषण बहुत ज़्यादा अहमियत भी रखता है और इसीलिए आज हमने आपको आमंत्रित भी किया है। ये जो पाकिस्तान में स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। अब ये बीएलए जो है बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है, ये तो पाकिस्तान सेना, पाकिस्तानी सरकार और वहाँ के आवाम के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। ये भविष्य कैसा नजर आ रहा है पाकिस्तान का?
जी हाँ, हुआ ये है कि आज़ादी के समय से ही बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता था। हम्म। बलूचिस्तान के जो बलूच लोग होते हैं, वो बहुत ही मेहनती, ईमानदार, लेकिन उनमें अपना जज़्बा भी होता है। समझने की बात है कि वह जानते थे कि अगर वह पाकिस्तान के साथ रहेंगे, तो पाकिस्तान के जो पंजाबी मुस्लिम हैं, वह उनको डोमिनेट कर लेंगे। और ऐसा हुआ भी है। आज़ादी के बाद से लगातार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में जितने भी उच्च पद हैं, चाहे वो फौज के हों, सिविल हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब जगह पे पाकिस्तान के पंजाबी मूल के लोग ही डोमिनेंट हो गए हैं। बलूचिस्तान की एक और मजबूरी ये है कि बलूचिस्तान बहुत विशाल है। पाकिस्तान की टोटल क्षेत्रफल का 48% बलूचिस्तान में है। हम्म। लेकिन वहां पर मजबूरी क्या है? मजबूरी है कि पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए बलूच जो है दूर दराज के गांव में रहते हैं। उनके जो शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और हर कस्बे का एक ट्राइब होता है। यानी आदिवासी जैसे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, उस तरह से वो हर ट्राइबल कम्युनिटी दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी से थोड़ा दूर है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। लेकिन जब से पाकिस्तान ने वहां सीपीईसी प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया और जबरदस्ती बलूचिस्तान के लोगों की जमीन को सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए अख्तियार करना शुरू कर दिया, हम्म। तब से बलूच लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, उनके रेंजर्स के खिलाफ, हम्म। बॉर्डर गार्ड्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम्म। हुआ ये है कि जो उनकी जमीन गई ग्वादर पोर्ट बनाते वक्त या ग्वादर का एयरपोर्ट बनाते वक्त, उसके लिए या तो ज्यादातर बलूच ट्राइबल्स को मुआवजा नहीं मिला, हम्म। क्योंकि उनके पास कागजात नहीं थे। देखिए, पुराने जमाने में दूर दराज के एरियाज में कागजात रखने का कोई तरीका नहीं था। सब लोग कहते थे बस ये जमीन मेरे पुश्तैनी जमीन है, और मान लिया जाता था। फिर जब बहुत सारे कोर्ट केस के बाद जब उनको मुआवजा मिला ग्वादर पोर्ट में, तो वो मुआवजा बहुत छोटा था। अब एक और अचानक चीज हो गई है कि ग्वादर पोर्ट बना, ग्वादर में हवाई अड्डा बना, उसमें जितने शीर्ष पद पर जितने भी मैनेजर्स तैनात हुए, सब पंजाब से आए हैं, सिंध से आए हैं। जो बलूचिस्तान के खुद के पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, इंजीनियरिंग की हुई है, एमबीए किया हुआ है, उनको इन पोर्ट्स में कोई भी मैनेजरियल पोस्ट नहीं मिल रहा है। तो लगता है कि बलूचिस्तान के लोग बहुत ही खफा हैं। जी। और ये 6 महीने से तो लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि करीब 250 के करीब तो हमले हो गए हैं बीते 6 महीने में। तो लगातार ये नाराजगी जो है वो नजर आने लगी है। और यहाँ पे फायदा नुकसान की बात अगर की जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की आवाम को ही है, दोनों ही तरफ से अगर हम आवाम के नुकसान की बात करते हैं। लेकिन ये जो अब आसिम मुनीर अब भारत का राग आलापने लग गए हैं कि भाई भारत का प्रोपेगेंडा है, भारत फैला रहा है, ये क्या है? ये अपनी आवाम को तो धोखे देने जैसा है, ये तो अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने जैसा है। मनीषा, हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन तो नाकामयाब हो गई है। वहां पाकिस्तान को चला रही है, पाकिस्तान की फौज चला रही है, आईएसआई चला रही है। अब इनको हमेशा कुछ बहाना चाहिए होता है कि वजीरिस्तान में इतनी आतंकवादी गतिविधियां क्यों हो रही हैं। या अगर आप देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, वहां पे भी पीपीके के लड़ाके अक्सर हमला करते रहते हैं। पीओके में भी अशांति का माहौल है। तो पाकिस्तान को बड़ा अच्छा लगता है कि हर चीज पे गलती किसकी है? भारत की है। भारत ने बार बार कहा है कि भारत का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। ये तो बलूच लड़ाके हैं जो कि अलग अलग जगह से अस्त्र शस्त्र लाके पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और तो और ईरान, देखिए बलूच जो हैं वो बॉर्डर के इस तरफ बलूचिस्तान में बलूच लोग रहते हैं, और ईरान के साथ जो बॉर्डर है, ईरान का सिस्तान प्रांत जो है बॉर्डर के पश्चिमी भाग में, वहां पर भी बलूचिस्तान के लोग रहते हैं। तो उभय पक्ष के जो ट्राइबल लोग हैं वो बॉर्डर को नहीं मानते हैं कभी भी किसी भी देश में। तो वो ईरान से बलूचिस्तान आते हैं, अच्छा, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो स्थिति चल रही है अभी, वहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, वहां पर भी लगातार एक सिरदर्दी बनी हुई है लोगों की भी, और साथ ही साथ वहां पर आवाम को जो नुकसान झेलना पड़ रहा है वो अलग। ये जो एक महत्वपूर्ण प्रांत माना जाता है पाकिस्तान का, जब हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पर भी स्थिति बहुत असामान्य है। तो ये किस ओर इशारा करती है? ये किस गर्त में डालने वाली है? पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। आसिम मुनीर भले ही ये कहते हो कि भाई ध्यान भटकाने के लिए, अब ये कहना जरूरी है उनके लिए, उनके आवाम के लिए, अगर उन्हें वहां पर लोगों का विश्वास में रहना है तो
आसिम मुनीर कहते हैं भारत की तरफ से किया जा रहा है, भारत का प्रोपेगेंडा है, लेकिन आपको समझना होगा कि जब आप सेना के इतने बड़े पद पर हैं या आप पर लोग इतना, आप सेना चला रहे हैं पूरी, आप सरकार चला रहे हैं पूरी, तब आपको ज्यादा अकाउंटेबल हो जाना पड़ता है। अब ऐसे में आप सब कह देंगे कि हाँ भारत ने प्रोपेगेंडा फैलाया है, तो जनता बेवकूफ थोड़ी ना है, जनता तो समझती है ना, और यही तो वजह है ना कि आपको खिलाफ आती है सड़कों पर। जी हाँ मनीषा, पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उनको ये समझना पड़ेगा कि दूर दराज के क्षेत्र जो हैं, बलूचिस्तान के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उनके लोगों के दिल और दिमाग को जीतना है। उसका तरीका हथियार से नहीं है, उसका रास्ता है कि आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाइए, आप वहां पर नौकरी यानी लोगों को जॉब देने की व्यवस्था कीजिए, उनको हथियार मत की जगह पर उनके हाथ में हल दीजिए, ट्रैक्टर दीजिए, टूल्स दीजिए, ताकि वो अपने कारखाने खोलकर चलाएं। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा। एक और फैक्टर ये आ गया कि बलूचिस्तान के जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर अब रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने लगे हैं। दुनिया भर में 17 रेयर अर्थ मिनरल्स माने जाते हैं, जिसमें कि 17 में से 12 बलूचिस्तान में मिलते हैं। जैसे कि डिस्प्रोसिन है, टर्बियम है, यूट्रियम है, और अमेरिका को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन सब रेयर अर्थ मिनरल्स में, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि दुनिया भर के जितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो सब चीन अपने काबू में करता जा रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम अमेरिका बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करेगा बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। तो अब तेल फिर भंडारण की भी खोज बलूचिस्तान पाकिस्तान के में, और लोगों आने को वाले समय में हो बेदखल सकता किया है कि जाएगा। भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे, इस तरह का वक्तव्य भी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया अब तो। अब मनीषा, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि दुनिया के सभी देशों को दबा के रखें। उन्होंने रूस को तो दबाया, अब रूस भी थोड़ा कमजोर पड़ गया है यूक्रेन युद्ध के बाद। डोनाल्ड ट्रंप चीन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नाकामयाब हो रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि भारत भी विश्व में एक उभरती हुई कामयाब देश है, तो भारत को भी दबाने की कोशिश करते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हम रूस से कच्चा तेल ना आयात करें, इस तरह का कुछ दबाव 2018 में भी अमेरिका ने डाला था भारत के ऊपर, ईरान से कच्चा तेल ना लाने के लिए। उस वक्त ईरान हमें बहुत सस्ते में जो ब्रेंट क्रूड बास्केट होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से जो एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत थी, भारत को ईरान $2 कम हर बैरल पर देता था। तो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद सौदा था, लेकिन अमेरिका के दबाव में हमें ईरान से कच्चा तेल आयात करना बंद करना पड़ा। लेकिन इस बार भारत सरकार ने मन बना लिया है कि अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर बीच बीच में ऐसे दबाव डालता रहता है। अगर हम याद रखें, मैं एयरफोर्स में हूं, जब S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हम रशिया से खरीद रहे थे, तब अमेरिका ने भारत पर काटसा लगाने की कोशिश की थी। लेकिन जब भारत ने उसका प्रतिवाद किया तो फिर अमेरिका ने भारत पर काटसा नहीं लगाया। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो हमें अमेरिका से बहुत बच कर संभल कर चलना पड़ेगा। अभी देखिए, हम भारत तेजस फाइटर विमान बना रहा है, AMCA बना रहा है, दोनों में ही अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगाने का सोच रहे हैं। ऐसा करेंगे, मेरा एयरफोर्स में, मैं फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में था, मेरा अनुमान है कि अगर हम अमेरिका का इंजन हमारे फाइटर विमान में लगाएंगे तो हम हमेशा के लिए, ये विमान 50 साल तक उड़ेगा भारत में, तो हम तो 50 साल के लिए अमेरिका की गिरफ्त में आ जाएंगे। अभी अमेरिका पेशकश कर रहा है कि F-35 खरीद लो, डोनाल्ड ट्रंप भी दबाव डाल रहे हैं कि F-35 खरीद लो। एक बार हमने गलती से F-35 अमेरिका से खरीद लिया, उसके बाद तो हमारी पूंछ क्या, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी अमेरिका के हाथ में आ जाएगी। तो हमें डोनाल्ड ट्रंप से बहुत फूंक कर व्यापार करना पड़ेगा। जी अच्छा, ये जो अभी हम पाकिस्तान के संकट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर, आपको लगता है कि अब ये चिंता की स्थिति पाकिस्तान की सेना के लिए, और पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से नाकाम हो रही है अपने बचाव के लिए, अपनी देश के बचाव के लिए? हाँ, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो 4 दिन के बाद जब हमें लगा कि हमने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है, तो हमने उसमें एक कॉमा लगा दिया था, फुल स्टॉप नहीं लगाया था। अभी भी चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। जरूरत अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने की, या कश्मीर में उसने अगर फिर से दहशतगर्दों को भेजने की कोशिश की, तो हम फिर से सिंदूर 2.0 चला देंगे। पाकिस्तान की जो फौज है वो हमारे सामने लाचार है। हमने उनके 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, वो हमें नहीं रोक पाए। हमने उनके 11 एयरबेस पर और रेडार स्टेशंस पर हमला किया, वो उनको बचा नहीं पाए।
और मैं बता दूं मनीषा, ये तो हमारा बहुत ही सांकेतिक हमला था। हमने हर जगह पर एक एक वॉरहेड से बहुत ही अचूक, अभेद्य और सटीक निशाना लगाया। अगर जरूरत पड़ी सिंदूर 2.0 में हम वहां पे एक एक मिसाइल नहीं, हर जगह पे 10-10 मिसाइलें गिराएंगे, एकदम उनको चकनाचूर कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, राख में मिला देंगे। जी नहीं, लेकिन ये भारत पर एलिगेशन लगाना, ये क्या रणनीति है ये पाकिस्तान की सेना की, आसिम मुनीर की? ये क्या रणनीति है? ये कौन से प्लानिंग है? आपको पता है कि कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी लोगों को और कुछ नहीं मिलता तो भारत ये फैला रहा है, भारत वो फैला रहा है। आप इतने डरे हुए हैं भारत से। जी हाँ, इसका एक मुद्दा तो है कि इस तरह से बयानबाजी करके वो कश्मीर, पाकिस्तान के जो अंदरूनी उनके जो अवाम है, भोले भाले, पाकिस्तान के आम अवाम थोड़ा भोला भाला होता है, वो बेचारे आसानी से बुद्धू बन जाते हैं, उनको भ्रमित किया जा सकता है। लेकिन इसका बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे बयान देकर वो दुनिया भर के मुस्लिम देशों को, दुनिया में करीबन 57 देश हैं मुस्लिम, और खासतौर से जो अरब देश हैं, पर्शियन गल्फ के देश हैं, उनको बताना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान अकेला खड़ा हुआ है। तो जब जब पाकिस्तान से वो भीख मांगने के लिए जाते हैं अरब मुल्कों के कि हमें $1 बिलियन दे दो, $2 बिलियन दे दो, तो वो दिल खोलकर पाकिस्तान की हेल्प करें। जब भी पाकिस्तान से कोई भी हाई डिग्नेटरी, चाहे वो फौज से हो या सिविलियन, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर हो पाकिस्तान का, जब भी वो सऊदी में जाते हैं, कतार में जाते हैं, अबू धाबी, कुवैत में जाते हैं, तो उसके पहले एक माहौल तैयार करते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे उनको कुछ भीख मिल जाती है अरब देशों से, गल्फ कंट्रीज से। जी अच्छा, ये क्योंकि हम लगातार 6 महीने से हम ये देख ही रहे हैं कि बीएलए जो है वो बीच बीच में अटैक ही कर रहा है पाकिस्तान की सेना पर, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में, लेकिन पाकिस्तान की भी सैन्य ठिकाने जो हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं, और जो सैनिक है वो भी ढेर किए जा रहे हैं। कई ऐसे रणनीतिक स्थिति जो क्षेत्र हैं वो भी वहाँ पर तबाह हो रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संकट हो सकता है? एक लीडरशिप खत्म करने की कोशिश बीएलए कर रहा है। बीएलए के साथ लड़ के पाकिस्तान की फौज थक चुकी है। हाँ। अगर आप देखें तो अक्सर बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से खबर आती है कि उनके जो रेंजर्स हैं वो अपने पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि मानसिक रूप से वो पराजित हो चुके हैं। ये समझना पड़ेगा कि वहां पर लोकल जो लड़ाके होते हैं बीएलए के, उनको हर जगह सपोर्ट अवेलेबल है। गाँव में, कस्बों में, दूर दराज के घाटियों में बीएलए के लड़ाकों का दबदबा है। पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स या उनके जो बॉर्डर कॉन्स्टेबलरी होती है, वो भूल के भी वहां नहीं जाते। अगर कहीं जाते भी हैं ऑपरेशन के लिए तो वहां वो सुबह जाते हैं, दिन के टाइम में ऑपरेशन खत्म करके डर के मारे रात तक वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान की जो सुरक्षा तंत्र है वो कभी भी रात के समय में इन सब दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं रहती है। उनको मालूम है बीएलए के लड़ाके उनको मार डालेंगे, टीटीपी के लड़ाके आके रात को उनका कत्लेआम कर देंगे। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, राजनीतिक तंत्र चरमरा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की फौज भी तो अंदर से खोखली होती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की फौज जो है वो बार बार गुहार लगाते हैं अपनी सरकार के सामने कि और पैसे दे दो डिफेंस बजट के लिए, लेकिन सिविलियन सरकार है वो कहां से कितना ज्यादा टैक्स पेयर का पैसा पाकिस्तान की फौज को देगी? पहले ही जरूरत से ज्यादा दे रही है। आकलन ये है कि पाकिस्तान अपने ग्रॉस रेवेन्यूज का 8% जो पहले खर्च करता था डिफेंस पर, अब वो बढ़ते बढ़ते उनके रेवेन्यू का करीबन 14% अब डिफेंस पे खर्च हो रहा है। तो इस तरह से भूखा नंगा पाकिस्तान की फौज को कब तक कपड़े पहनाएगा, कब तक हथियार देगा? बहुत जल्दी पाकिस्तान की फौज उस हालत में पहुंच जाएंगी कि उसे बिना हथियार के और बिना यूनिफॉर्म के काम करना पड़ेगा। पिछले साल मैं आपको याद दिला दूं, पाकिस्तान की जो फौज थी, बजटरी कंस्ट्रेंट्स की वजह से उन्हें अपने सारी फौजी यूनिट्स में पेट्रोल और डीजल की राशनिंग करनी पड़ी। इस तरह से जो राशन मुहैया कराया जाता था पाकिस्तान की फौज को, राशन में सिर्फ चावल और आटा और दाल देते थे। जो ढंग की सब्जियां होती थी या थोड़े बहुत फ्रूट्स देते थे राशन में पाकिस्तान की फौज को, उनको बंद करना पड़ा क्योंकि बजटरी सपोर्ट नहीं था फेडरल गवर्नमेंट से। तो पाकिस्तान की फौज की बुरी हालत है। पाकिस्तान की फौज की बुरी हालत है, लेकिन सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आसिम मुनीर की, जो ग्लोबल पीस के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम आगे रखते हैं कि उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। उनके पूरी तरीके से उसमें मतलब चाटुकारिता मैं कहूंगी कि क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आता, लेकिन इसे पूरा विश्व देख रहा है।
आप समझिए कि ट्रंप भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हाँ वो पाकिस्तान के साथ या आसिम मुनीर के साथ अगर डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, या फिर हाँ वो ग्लोबल पीस प्राइज़ के लिए अगर नॉमिनेट हो रहे हैं, तो फिर वो समझ नहीं रहे हैं कि आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं या पाकिस्तान क्या तलवे चाटने का काम कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी या फिर अकाउंटेबल पर्सन होने के नाते आसिम मुनीर अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान में, वहां की जनता के लिए भी नहीं, वहां की सरकार के लिए भी नहीं? हाँ, आसिम मुनीर को ये मालूम है कि पाकिस्तान जो चल रहा है आगे तो फौज की बदौलत चल रहा है, ऐसा वह बार बार दावा करते हैं। एक चीज सत्य है, पाकिस्तान में जैसे अभी जो भी सरकार हो, PMLN की सरकार है, शहबाज शरीफ हैं। इसके पहले जब इमरान खान थे तो उनकी सरकार में दम नहीं होता है। जब PPP की सरकार होती है तो बिलावल भुट्टो या भुट्टो फैमिली का भी जो पकड़ था पाकिस्तान की आम आवाम से कमजोर पड़ गया है। तो पाकिस्तान को चला कौन रहा है? पाकिस्तान की फौज। एक कहावत है कि दुनिया में हर देश के पास अपनी एक आर्मी होती है, और कहावत पाकिस्तान के बारे में ये है कि पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है। अमेरिका को ये मालूम है, अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो भी कोई नहीं है, शहबाज शरीफ भी कोई नहीं है, इमरान खान तो कुछ भी नहीं है। तो अमेरिका पाकिस्तान की जो फौज का जो भी जनरल होता है, पहले मुशर्रफ और अब आसिम मुनीर को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। इसीलिए वो आसिम मुनीर को अमेरिका में बुलाते हैं, VIP ट्रीटमेंट देते हैं। जिस तरह से उन्होंने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया, डिनर लंच खिलाया, ऐसा तो अमेरिका पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ व्यवहार नहीं करता है। ये दिखाता है कि अमेरिका को भी मालूम है पाकिस्तान कौन चला रहा है, पाकिस्तान की फौज। जो भी पाकिस्तान की फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वही पाकिस्तान का बॉस होता है। और अब तो आसिम मुनीर को लगता है कि शायद वो अगले 5 साल तक बने रहेंगे, उनको फील्ड मार्शल की पदवी बन गई है। तो इसके बाद पाकिस्तान में खबरें बहुत पुख्ता हैं कि इसके बाद वो ऐसी मैनूवरिंग करने वाले हैं आसिम मुनीर कि उनको अगला पाकिस्तान का आपको लगता है कि BLA जिस तरीके से जिम्मेदारी भी लेता है और लड़ाके विमानों के जरिए वो उनके सैनिकों को ध्वस्त कर रहा है या सैनिकों को ढेर कर रहा है, आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से एक सैन्य शक्ति पर प्रहार है, पाकिस्तान की सेना को पूरी तरीके से मिटा देना या पाकिस्तान की सैन्य शक्ति पर वार करना, और इसमें कामयाब BLA नजर आता है आपको? जी हाँ, हो ये रहा है कि BLA जो है फौजी तौर पर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। BLA के जो अलग अलग धड़े हैं उनमें आपस में कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन बहुत अच्छी है। एक जमाना ऐसा था जब मुशर्रफ ने बहुत कोशिश की थी कि BLA के जो अलग अलग धड़े हैं, यानी BLA में जो क्या होता है, हर ट्राइब का बलूचिस्तान में करीबन 11 या 14 ट्राइबल फैमिलीज हैं। तो मुशर्रफ ने बहुत कोशिश की थी कि इनको आपस में ही भिड़वा दिया जाए, लेकिन अब वो पाकिस्तान के इस शातिर चाल को समझ गए हैं और बलूच लड़ाके जो हैं आपस में किसी भी ट्राइब के हों, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, कोऑपरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। सबसे बड़ी बात है कि अब आस्ते आस्ते विदेशों में जो बलूच लोग रहते हैं वो उनकी फंडिंग करने लगे हैं। तो जब इनकी फंडिंग होती है वो आती कैसी है? हवाला के रास्ते से आती है, कुछ ड्रग स्मगलिंग के रास्ते से आ जाती है। और जब भी BLA को हथियार चाहिए होते हैं वो सिस्तान में चले जाते हैं, ईरान में, वहां से उन हथियार खरीद के वापस आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या एक दावा करता है कि ये भारत की एजेंसीज हैं, रॉ का नाम वो अक्सर ले लेते हैं कि ये भारत का रॉ है जो कि बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है। लेकिन बलूच लड़ाके बहुत बहादुर होते हैं, एकदम किसी से खौफ नहीं खाते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। क्या होता है, युद्ध क्षेत्र में बलूच जब लड़ते हैं तो उनको बचपन से सिखाया जाता है कि दुश्मन को पीठ नहीं और अब दिखानी आसिम है। मुनीर ने और भारत पे प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाते हुए ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आवाम सब समझती है, सब जानती है अपनी सेना को और अपनी सरकार को भी। बहुत शुक्रिया देवनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम पहलुओं पर आपने विस्तार से चर्चा की और अपना विश्लेषण बखूबी तरीके से यहाँ पर साझा किया। बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इसी के साथ चर्चा में भी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।